In today's lesson, I will explain the solution of first year chemistry of Argonne examination board and जो ईयर है पेपर का वो 2022 है। तो मैं आज इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं इसके थ्योरी के 50 एमसीक्यूज का सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक बैलेंस्ड इक्वेशन दी गई है जिसमें 2 मोल एल्युमिनियम के 6 मोल HBr से रिएक्ट करके 2 मोल एल्युमिनियम ब्रोमाइड और 3 मोल H2O बना रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन गिवन है। अब हम देखते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड है। इसके ऊपर मैं R लिख देता हूँ। व्हेन 1.61 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, तो ये 1.61 एल्युमिनियम हमारा गिवन हो गया। और इसके बाद रिएक्ट विथ 2.48 मोल ऑफ HBr, तो ये हमारा गिवन 1 हो गया, ये हमारा गिवन 2 हो गया। अच्छा, दोनों गिवन जो हमारे हैं, एक मिनट मैं दोबारा से, ये है 2.48 HBr, मतलब 2.48 HBr। अब हमारे पास दो गिवन है और एक रिक्वायर्ड है, और दोनों गिवन हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। जब हमें दो रिएक्टेंट्स गिवन दिए जाएं तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि इस इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो पहले हम बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम के हमें जो भी गिवन मोल्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे जो बैलेंस इक्वेशन के मोल्स हैं। ठीक है। तो हमारे पास एल्युमिनियम के गिवन मोल हैं 1.61, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 0.805 मोल्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, HBr की। सिमिलरली HBr के गिवन मोल्स हमें हैं 2.48, और इसके जो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन के मोल हैं वो 6 हैं। तो 2.48 को हम डिवाइड करेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे 6 से। डिवाइड करेंगे 6 से, तो जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.41। ठीक है। अच्छा, अब 0.41 मोल्स हैं, इसको हम कहते हैं स्टेचोमेट्रिक मोल्स। HBr के और एल्युमिनियम के है 0.85। तो आपके ख्याल में कौन सी वैल्यू लार्जर है? एल्युमिनियम की वैल्यू लार्जर है, तो इसका मतलब है जो हमारा एल्युमिनियम है वो एक्सेस रिएक्टेंट है और HBr हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है। तो इस चीज के हिसाब से हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई हो गया। बाकी सारी चीजें मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट HBr है, तो मैं इसी लिमिटिंग रिएक्टेंट से अपनी प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा। कैसे? मैं यहाँ लिखूंगा, वही रेशियो मेथड लगाऊंगा कि HBr रेशियो में आएगा हाइड्रोजन के। बैलेंस इक्वेशन कहती है कि 6 मोल HBr के हैं, 3 मोल H2O के हैं, और गिवन वैल्यू HBr की हमारी क्या थी, 2.48। तो जो रिक्वायर्ड है उसकी जगह हम x कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3 × 2.48, और x आएगा 3 × 2.48 डिवाइड बाय 6। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.24। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है, द टाइप ऑफ स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन दैट डज नॉट रिक्वायर यूज ऑफ मोलर मास। तो हमारे पास वो कौन सी कैलकुलेशन है जिसमें हमें मोलर मास की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मोल मोल कैलकुलेशन में हमें मोल कैलकुलेट करने होते हैं तो मोलर मास की जरूरत पड़ती है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर भी मोल आ गया तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अच्छा, जहाँ मास और वॉल्यूम की बात हो, क्योंकि मास कैलकुलेट करने के लिए भी हमें मोलर मास की जरूरत होती है। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला सिंपल सा क्या है, मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि हमारे पास मास हो डिवाइड बाय उसको हम किससे कर दें, MR से। तो मोलर मास का हमें रिक्वायरमेंट होती है जहाँ कहीं मोल की कैलकुलेशन हो, जहाँ कहीं मास की कैलकुलेशन है, तो डायरेक्टली हमें मोलर मास की जरूरत पड़ती है। तो इन तीनों में हमारे पास मोल या मास के बारे में बात हो रही थी। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम स्टेचोमेट्रिक प्रॉब्लम में हमें इसकी जरूरत नहीं है, कि अगर हमें डायरेक्टली वॉल्यूम गिवन दिया गया है तो हम डायरेक्टली वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉट के हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द सेट ऑफ क्वांटिटीज कंजर्व्ड इन
एवरी केमिकल रिएक्शंस आर। अच्छा, कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो चेंज ना हो, वो बस ट्रांसफॉर्म हो जाए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे हमारा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, अगर मैं उसको ज़रा रिकॉल करूँ, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके होते हैं कि केमिकल रिएक्शन में ना मास क्रिएट हो सकता है, ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, या ना एनर्जी क्रिएट हो सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में भी यही हो रहा होता है। तो अगर हम ऑप्शन ए की तरफ देखें तो ऑप्शन ए में ऑलरेडी हमें मास दिया गया है, तो मास जो है वो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का कभी भी जो है वो चेंज नहीं होगा, कंजर्व हो जाएगा। और इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स जो है, एटम भी हमेशा वो एक उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है लेकिन एटम हमेशा कंजर्व्ड ही रहते हैं। तो जो सूटेबल ऑप्शन मुझे लग रहा है वो ऑप्शन ए है। बाकी की चेक कर लेते हैं। मोल्स मोल्स हमेशा चेंज हो जाते हैं, रिएक्टेंट के कुछ और हो सकते हैं प्रोडक्ट के, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर मास आ गया, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो मॉलिक्यूल भी डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो ये भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल की तादाद में फर्क आ सकता है, एटम की तादाद में फर्क नहीं आएगा। और इसी तरीके से डी ऑप्शन में भी हमारा मोल दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सी डी इनकरेक्ट होगा, ए हमारा मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ न्यू कंपाउंड इज टू डिटरमाइन द। ऑप्शन ए में दिया गया मोलर मास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, अब अगर हम देखें, हम पहले हम सारे स्टेप्स देख लेते हैं जो हमारी बुक में जो बेसिक लेवल से हमें बताए जाते हैं। वो क्या है कि सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वो हाइड्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन से मिलके बना है, ये पता हो। सेकंड, हम जो है उनका हम एलिमेंट का मास कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट होता है। थर्ड स्टेप हमारा होता है परसेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मोल रेशो। तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के। तो अगर हम ये देखें, इसमें कहीं पे भी मोलर मास की बात हम नहीं करते। हाँ, ऑप्शन बी में परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन हमारा नंबर ऑफ एटम्स, टाइप ऑफ यानी कि एलिमेंट और मास ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो फिर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि हमें नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल ये हम कैलकुलेशन नहीं करते और वॉल्यूम भी हम कैलकुलेट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द लेबोरेटरी जफर सिंथेसाइज 13.2 ग्राम ऑफ सैंपल 6C9H8O4 एस्पिरिन बाय यूजिंग 11.9 ग्राम ऑफ C7H6O3। ठीक है, इफ द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ द एस्पिरिन इज 15.52, देन द परसेंट यील्ड। अच्छा, अब यहाँ पर ऑलरेडी लेबोरेटरी में जफर ने सिंथेसाइज किया है 13.2 ग्राम। तो लेबोरेटरी में जो चीज़ इसने सिंथेसाइज की है ये हमारी है एक्चुअल यील्ड। और वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि उसने कैलकुलेशन से यकीनन ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की होगी, वो होती है हमारी थ्योरेटिकल यील्ड। तो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअल यील्ड, व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, हमें मालूम क्या करना है, व्हाट इज द परसेंट यील्ड ऑफ दैट ही विल ऑब्टेन। परसेंट यील्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड गिवन है 13.2, डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड से जो कि है 15.52, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 85% अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एग्जेम्प्लीफाइज द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव साइंस। क्वांटिटेटिव का मतलब है जिसमें हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, एक्सेप्ट मतलब हम क्वालिटेटिव हमने एनालिसिस को आइडेंटिफाई करना है। प्रिपरेशन ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मतलब यह है कि हमने सॉल्यूशन के का की मोलैरिटी या मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसमें ऑलरेडी हमारा मास वगैरह का यूज चाहिए होता है या मोल्स चाहिए होते हैं, वॉल्यूम चाहिए होता है। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। हमें एक्सेप्शनल केस चाहिए
केमिकल रिएक्शन विथ विच प्रोड्यूस 3.22 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी हमारी एक क्वांटिटी है। ये भी नहीं होगा। ग्लूकोज सैंपल विच टर्न ब्राउन इन एयर। अच्छा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैल्शियम आयन इन कैल्शियम क्लोराइड इज। अगर हमें पता हो कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20, लेकिन जब वो क्लोरीन से अटैच होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए होते हैं। तो अब एटॉमिक नंबर के लिहाज से तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 20, लेकिन जब वो उसके इलेक्ट्रॉन 20 होने चाहिए, लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 18। तो हम वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से ढूंढेंगे जिसमें जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये 2 and 2 4, 4 + 6, ये कितना हो गया 10। तो यहाँ तक तो वैसे ही 10 होती है, ठीक है। 10 + 2 12। तो यहाँ पर अच्छा, ये 10 और ये 2 और 6, ये हो गया 18, यहाँ टोटल 18 हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी में ये वैल्यूज बढ़ती ही जा रही हैं, यहाँ 19 हो गया है और यहाँ 20 हो गया है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एक्स सीरीज आर प्रोड्यूस इन वाई रीजन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n5 टू n3 एनर्जी लेवल, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल थर्ड लेवल पे आ रहा है, और हमें ये बताना है कि एक तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस का कौन सी टाइप है, और रीजन किस रीजन की लाइंस है। अच्छा, अगर हमें याद हो, हमारी बहुत सारी सीरीज हम याद करते हैं कि जो सबसे पहली सीरीज होती है वो लेमन सीरीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से 1 पे आता है। और सेकंड नंबर पे हमारा बालमार, और थर्ड नंबर पे हमारा क्या होता है, पास्चन। तो इस सारे ऑप्शन में तो हमें डी नजर आ रहा है, और फिर पास्चर में हमारा जो रीजन होता है वो इंफ्रारेड होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल द करेक्ट वे ऑफ अरेंजिंग द इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स। अच्छा, पहले हम इसके स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। हुन्स रूल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो अगर हमारे पास डी जनरेटेड ऑर्बिटल अवेलेबल हों, जैसे 2p है, 2p के हमारे 3 डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, एक 2p x होता है, एक 2p y होता है, और एक 2p z होता है। अगर डी जनरेटेड ऑर्बिटल यानी कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स मौजूद हों, तो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ सेपरेटली फिल होना चाहेंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो इसमें ऑलरेडी ये पेयर्ड हुए हैं और एक एम्प्टी है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में हम देखें, ये तीनों इलेक्ट्रॉन सेपरेटली तो फिल्ड है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन बिल्कुल अपोजिट है। दो की अगर क्लॉकवाइज है तो ये जो सेकंड वाले ऑर्बिटल में डाउनवर्ड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबकी स्पिन शेप सेम होनी चाहिए। अगर हम डायरेक्टली यहाँ ऑप्शन डी में देखें, यहाँ पर ये पी एक्स पी वाई पी जेड में तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2 दी हुई है। द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हम l निकालेंगे l-1, मतलब जब हम 2 - 1 करेंगे तो l हमारा आएगा 1, ठीक है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, तो 1 ही हमारा -1 0 और +1 में चेंज हो जाएगा। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन द डेजिग्नेटेड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। अच्छा, यहाँ हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम L1 की बात करते हैं तो हम P सबशेल की बात करते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन है उनमें क्लियरली हमें एक ही ऑप्शन में P नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट है। और दूसरी बात, P में भी ये 2p है, ये जो 2 है ये हमें n की वैल्यू जो कि 2 गिवन है वो भी आइडेंटिफाई करवा सकता है, यहाँ से भी हम मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है इन द डिस्चार्ज ट्यूब द गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट x प्रेशर एंड y वोल्टेज। द कंडीशन ऑफ x एंड y आर आइडेंटिफाइड
अगर हमें ये याद हो तो डिस्चार्ज ट्यूब में हमेशा लो प्रेशर होता है और हाई प्रेशर हाई वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, उसमें एक्स की जगह लो आ गया और वाई की जगह हाई आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट कैथोड रेज इज दैट दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल शीट। ये हमारा करेक्ट है। और हम उसका रीजन ये है कि कैथोड रे हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती हैं, और चूंकि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी एक पेनिट्रेशन पावर होती है। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। जब भी इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन हैं तो उनमें बहुत हमें केयरफुल होना चाहिए। बी है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये ऑप्शन बी हमारा अ, यानी कि कैथोड रे की ये प्रॉपर्टी है। मतलब ये हमने तो इनकरेक्ट ढूंढना है, क्योंकि इसका नेचर से कोई ताल्लुक नहीं होता। इवन मेटल भी कौन से हम कैथोड एनोड यूज कर रहे हैं उससे भी कोई ताल्लुक नहीं होता है। उसके ऑप्शन सी है, आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी होता है, क्योंकि जब उन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो लाजमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो ऑप्शन ए बी सी तो ये तो करेक्ट है, लेकिन हम किसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, हम कौन सा ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, इनकरेक्ट। अब डी को पढ़ते हैं, रिमेन अनइफेक्टेड इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जबकि हमने ये कैथोड रे की प्रॉपर्टी में एक्सपेरिमेंटली पढ़ा था कि चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं या मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, ये इनकी डिफ्लेक्शन आती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द एवरेज एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डिफरेंट बॉन्ड्स ऑफ सेम टाइप विद इन अ मॉलिक्यूल इज अ सब्सिक्वेंटली मैनर इज नोन एज। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी बॉन्ड एनर्जी की। अगर हमें याद हो, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड ऑफ सेम टाइप। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, द आयनिक करेक्टर इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल इज ड्यू टू इट्स। अच्छा, अब आयनिक करेक्टर कोवलेंट मॉलिक्यूल में जैसे हमारे पास एग्जांपल है HCl, बड़ी कॉमन एग्जांपल है। इसमें H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। हम जानते हैं कि क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो चार्जेस क्रिएट होते हैं, तो इस चार्जेस की वजह से हम कहते हैं कि ये पोलर हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो फिर हम बात करेंगे, तो हमारा जो कंडीशन से मैच और ऑप्शन ए है, जिसको हम पोलैरिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ जीरो। तो हम सारे मॉलिक्यूल्स में देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स की शेप सिमेट्रिकल शेप है। तो अगर आप ये देखें, ये जो BF3 है, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे सिलेबस की भी, कि इसमें ये सारे एंगल 120 होते हैं। इसकी ट्रायगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है और सारे एटम सेम होने की वजह से ये हमारा नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द शेप दैट शोज हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, हेड ऑन। अच्छा, वैसे हर ऑप्शन में हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन ओवरलैपिंग ही नजर आ रही है हमें, लेकिन हमने आइडेंटिफाई करना है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर हमें याद हो, ये दोनों एस ऑर्बिटल हैं, ये एस है, ये पी है। ये जो शेप है ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है। सिर्फ हमारे ऑप्शन सी में ही हाइब्रिड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, वरना ये डी में भी पी ऑर्बिटल है। तो इस हिसाब से, इस रिस्पेक्ट से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द। अच्छा, अब हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर पूरी डिस्क्रिप्शन याद है, size of the molecule, geometry of the molecule, repulsion between the electron pair, ऑर्बिटल ऑफ द एटम इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर हम बात करें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज, बेसिकली ये शेप वगैरह के बारे में बात करती हैं। और इसके अलावा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ज़्यादातर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऑर्बिटल हैं, जो अनपेयर्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें मोस्टली, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है।
साइज की बात नहीं करती, रिपल्जन की बात नहीं करती। रिपल्जन की बात जो थ्योरी करती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी करती है। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल भी बहुत ज्यादा ये स्पेसिफाई नहीं करती, ये सिर्फ ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री की बात करती है कि वो तो शायद चेंज ही नहीं होती। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्लूकोज इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज। अच्छा, अगर हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद हो, बहुत कॉमन है, C6H12O6। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर OH बॉन्ड होता है। तो जहाँ OH बॉन्ड हो या OH ग्रुप हो बेसिकली, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या कहते हैं। द स्प्लिट इनटू चार्जेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ग्लूकोज कभी भी आयनाइज होके चार्जेस नहीं बनाता, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये डिजोल्व ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी इस वजह से कि क्योंकि ग्लूकोज में OH ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, व्हेन द हीट इज प्रोवाइडेड टू द लिक्विड ड्यूरिंग अ फेज चेंज, मॉलिक्यूल टेंड टू मूव फ्रॉम देयर position in the given situation. The impact of heat on the intermolecular forces and the energy of the molecule that are close together with the। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर मैं यहाँ पर एक चीज इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, और इसको जब हम हीट करेंगे तो ऑब्वियसली लिक्विड किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस इनिशियली स्ट्रांग होती हैं। और जब ये, यानी कि मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब ये गैस में कन्वर्ट होता है तो फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी जब वो दूसरी स्टेट में जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी या डी करेक्ट हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि लिक्विड के अंदर एनर्जी हाई होती है या लो होती है। तो देखिए, जब हम लिक्विड की बात करते हैं, उनकी एनर्जी लो होने की वजह से, जब भी तो मॉलिक्यूल बहुत करीब होते हैं, जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इनिशियली ये लो एनर्जी पर होते हैं, जब गैसेस स्टेट में जाते हैं तो ये हाई एनर्जी पे हो जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज टेंडेंसी टू एग्जिबिट मैक्सिमम। ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की सबसे ज्यादा क्या होती है। वेट नहीं हो सकता, क्योंकि वेट चेंज नहीं होगा टेम्परेचर से। वॉल्यूम जो है हमारा क्या कहते हैं, काउंट में इस सेंस में हो सकता है कि वॉल्यूम हमारा मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता, क्योंकि उसकी उस वक्त डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्योंकि ये अगर हमें ये ट्रेंड याद हो कि जब हमारा हायर टेम्परेचर, लेट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, तो जब हम इसको कूल डाउन करते हैं तो इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता रहता है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो डेंसिटी हाई होती रहती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक ही इसकी मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अमोनिया डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा, अमोनिया एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा नाइट्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच है। तो अगर हमें ये बात याद हो कि वो 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और तीसरा एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन है। अगर ये तीनों एलिमेंट डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच हों तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन टाइप्स के कंपाउंड में पाई जाती है। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक दूसरे में इजीली डिजोल्व हो सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से अटैच होगा तो H2O बनाएगा, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से अटैच होगा तो NH3 बनाएगा, और ये दोनों आपस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इजिली मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ। अच्छा, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इनमें सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ है। वैसे देखा जाए तो यहाँ तो ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर भी लेस है। तो ऑप्शन सी और डी में अगर हम देखते हैं तो हमें नजर आएगा
अच्छा, ऑप्शन सी में ये इसमें दो ऑक्सीजन हैं, अगर वैसे देखा जाए तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये एक एसिड का फॉर्मूला है। इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें OH बॉन्ड भी है, CO बॉन्ड भी है। OH बॉन्ड डायरेक्टली OH बॉन्ड है, तो OH बॉन्ड जहाँ आ जाएगा वहाँ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। जबकि यहाँ OH बॉन्ड नहीं है। यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि सी के साथ O अटैच है, OH बॉन्ड ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23। NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं वो जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ये एक हमारी इंफॉर्मेशन होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनता है देख लेते हैं। फोर्सेस बिटवीन द आयंस आर नॉन डायरेक्शनल, रेडियस रेशियो ऑफ कैट आयंस। अच्छा, यहाँ पर कैटायन एंड एनायंस इज सेम। कैटायन एंड एनायंस आर प्रेजेंट इन द पैरेलल लेयर्स। ओके, एग्जैक्टली जो ऑप्शन डी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड आयन इन अ फिक्स पोजीशन। हाँ, ये फिक्स पोजीशन में है, जब आयंस मूव ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। ऑप्शन 24 भी देख लेते हैं साथ ही। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ देयर। अच्छा, डायमंड की एग्जांपल अगर हमें याद हो, ये जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। सिमिलरली सिलिकॉन कार्बाइड जो है हमारा, ये एक नॉन पोलर है, ठीक है, और ये भी एक जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो इसका जो मेन रीजन है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द गिवन टेबल। हमें ये क्रिस्टलाइन लैटिस दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि इसकी लेंथ ऑफ द एक्सिस सब सेम है, और इसमें जो है हमारे पास अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल सेम है, लेकिन ये 90 के इक्वल नहीं है, हमें नजर भी आ रहा है। अगर आप देखें तो ये कुछ शेप रोम्बस टाइप की शेप लगती है यहाँ पर खास तौर पे, ये जो है हमारा बन रहा है। तो या तो हम इसको रोम्बोहीड्रल कहते हैं या इसका सेकंड नेम है ट्राइगोनल। तो इस रिस्पेक्ट से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस दैट आर आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर आर। अच्छा, आइसोमॉर्फ या आइसोमॉर्फिज्म उसको कहते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं लेकिन उनके एटम्स के दरमियान सेम रेशियो होने की वजह से उनकी शेप सेम होती है। तो पहले हम इसका देख लेते हैं। इसमें हमारा K1 है, और इसका रेशो 1n है, और 3 ऑक्सीजन है। 1 1 1 3 हो जाएगा रेशो ये, लेकिन 2 1 और 4 हो जाएगा, तो ये दोनों का रेशो सेम नहीं है। ऑप्शन बी में देखते हैं, 2:1:4। मैं यहाँ पर ये नंबर्स देख रहा हूँ बेसिकली। अच्छा, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो इसका सेकंड एलिमेंट सेकंड कंपाउंड है, इसमें सोडियम एक है तो 1:n एक है, 1 आएगा। फिर रेशियो ऑक्सीजन 3 है, तो ये दोनों रेशियो भी सेम नहीं है। अब हम ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में 2 पोटेशियम है तो 2 आएगा, S एक ही है तो 1 आएगा, O 4 है तो 2 1 4 आएगा। और सेकंड वाले में इसका जो सेकंड पेयर है, मतलब जो इसके साथ का है, आ, वो है 2:1:4। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या कहा जा रहा है, द solubility ऑफ बेरियम सल्फेट एट 298 केल्विन इज 1.05 एक्सपोनेंट -5 मोल/dm³ इसको सॉल्युबिलिटी कह रहा है, ये कंसंट्रेशन भी है क्योंकि जो हमारा यूनिट है वो मोल/dm³ है, तो ये कंसंट्रेशन भी कंसिडर हो सकता है, बल्कि हम इसको कंसंट्रेशन के तौर पे ही कंसिडर करेंगे। बेस्ड ऑन द गिवन ऑफ इंफॉर्मेशन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट विल बी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं, इसका सिंबल होता है KSP। और इसको KSP का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसकी आयनाइजेशन जो सब्सटेंस है उसकी आयनाइजेशन करनी पड़ती है। तो अगर मैं बेरियम सल्फेट की आयनाइजेशन करता हूँ तो एक बेरियम का आयन बनेगा +2, और एक ही सल्फेट का आयन बनेगा -2 के साथ। तो इसका KSP का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा, KSP विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। तो हमें इन दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो जो
जो बेरियम सल्फेट की कंसंट्रेशन है वो हमें क्या गिवन दी गई है। मैं यहाँ पर एक मिनट पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो बेरियम की कंसंट्रेशन क्या दी गई है, बेरियम की है 1.05 एक्सपोनेंट -5। तो जब ये आयनाइज होके मतलब 1 मोल बेरियम सल्फेट 1 मोल बेरियम आयन बना रहा है, 1 मोल सल्फेट बना रहा है, तो मोल रेशियो के रिस्पेक्ट से तो बेरियम आयन की भी कंसंट्रेशन 1.05 एक्सपोनेंट -5 होगी, और सेम कंसंट्रेशन 1.05 एक्सपोनेंट -5 होगी। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों कंसंट्रेशन, बेरियम के आयन की भी कंसंट्रेशन आ जाएगी और सल्फेट के आयन की भी आ जाएगी। अच्छा, अभी हमने जिसका फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। KSP क्या था, दोनों की आपने कंसंट्रेशन को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, बेरियम आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन। तो बस बेसिकली यही दोनों वैल्यूज 1.05 एक्सपोनेंट -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 एक्सपोनेंट -5 से। तो विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारा जो आंसर आता है साइंटिफिक नोटेशन में वो आता है 1.10 एक्सपोनेंट -10। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ ऑप्शन ए में भी यही वैल्यू है, ऑप्शन बी में भी सेम वैल्यू है, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, वो हम इसके यूनिट्स देखेंगे। देखें, ए में यूनिट्स में स्क्वायर है मोल पर, और डीएम का भी एक किस्म का DM3 का भी स्क्वायर हो गया DM3, लेकिन इसमें हमारा सिंगल यूनिट है। तो आप खुद सोचें, अगर यहाँ पर इस जगह पर दो कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होंगी तो उनके यूनिट्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसमें हमें बहुत केयरफुल होकर ये चेक करना होता है इसका यूनिट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, द गिवन ग्राफ शोज द चेंज इन concentration of reactants and product as reaction 2SO2 प्लस O2, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है डबल एरो की वजह से 2SO3 बन रहा है, अप्रोचेस इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम का एक रिएक्शन है हमारे पास, इसमें SO2 रिएक्ट करके ऑक्सीजन से SO3 बना रहा है। इन दिस ग्राफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एट द पॉइंट। अच्छा, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पॉइंट है, हमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ A B C और D, इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जहां पर पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम हासिल कर चुका है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होता है। तो सिंपल सा आंसर उसका ये है, इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए। अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, तो जब मैं ये लाइन ऊपर जा रही है इसका मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो पॉइंट ए पे देखें, पॉइंट ए से आगे लाइन आगे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब पॉइंट ए तो हो नहीं सकता। फिर बी पे भी आप देखें, पॉइंट बी से भी क्या हो रहा है, लाइन और फर्दर आगे जा रही है, इसका मतलब चेंज अभी भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं पॉइंट सी की बात करता हूँ, पॉइंट सी के बाद ये मैंने पहली लाइन फॉलो की, उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, C to D। इसी तरह से मैं ये सेकंड लाइन भी चेक कर लेता हूँ, इस लाइन में क्या है, ग्रेजुअली ये लाइन जब डिक्रीज हो रही थी तो पॉइंट बी से आगे ये और डिक्रीज हुई है, इसका मतलब पॉइंट बी नहीं हो सकता। फर्दर जब पॉइंट सी पे ये लाइन पहुंची है तो उसके बाद ये स्ट्रेट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई है। सिमिलरली जो थर्ड लाइन है हमारी, ये लाइन भी ग्रेजुअली ए पे आते हुए डिक्रीज होते होते बी से और फर्दर डिक्रीज हुई है, लेकिन पॉइंट सी पे आकर ये फिर हमारा क्या होना स्टार्ट हो गई है, ग्रेजुअली स्ट्रेट हो गई है, हॉरिजॉन्टल हो गई है। तो पॉइंट सी वो पॉइंट है जिसपे तीनों जो केमिकल्स हैं SO2 O2 और SO3 तीनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो जगह है, ये वो टाइम है जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, उन्होंने हमसे यहाँ पर एक चीज पूछी है कि जब वो इक्विलिब्रियम अप्रोच यानी कि जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया वो पॉइंट बताना। इक्विलिब्रियम तो डी पर भी है, लेकिन पहले सी पे स्टेब्लिश हुआ है, तो जहाँ स्टार्ट पे स्टेब्लिश होता है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है। इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये हमारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है,
अगर आपको याद हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली जिसमें हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम प्रोडक्ट बनाने के लिए। अच्छा, what will be the effect when the given stresses are applied on the given reactions। अच्छा, अब यहाँ पर पहला स्ट्रेस क्या कहा जा रहा है कि डिक्रीज द कंटेनर वॉल्यूम। अच्छा, तो जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ होता है। तो हमें फिर इस इक्वेशन के मोल्स पता होने चाहिए कि यहाँ पर जो है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की साइड है और ये हमारी प्रोडक्ट की साइड है। ठीक है, रिएक्टेंट की साइड पे टोटल 1 मोल है और प्रोडक्ट की साइड पे टोटल 1+1, टोटल 2 मोल्स हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब ये है कि कम नंबर ऑफ मोल्स की जगह होगी। तो इक्विलिब्रियम को कहाँ जाना चाहिए, बैकवर्ड जाना चाहिए, क्योंकि बैकवर्ड पे बैक साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। मैं रिपीट कर दूं, जब वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की जगह नहीं रहेगी, कम नंबर ऑफ मोल, और कम नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट यानी कि CaCO3 ज्यादा बनेगा। तो इस रिस्पेक्ट से अगर मैं देखूं ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मोर CaCO3 विल फॉर्म, और ऑप्शन सी में भी यही बात की जा रही है कि मोर CaCO3 विल फॉर्म। ऑप्शन बी और डी इस सेंस में इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि CaO और CaO दोनों साइड में जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी साइड पर। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये स्टिल 1 मोल है ये साइड का, और इस साइड के 2 मोल्स है। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करते हैं, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को हम कम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो फिर क्या होगा, याद रखेंगे कि अगर मैं CaCO3 की कंसंट्रेशन को रिमूव करूंगा तो क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना चाहिए, क्या हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा आंसर हमारे पास ये है कि आप जब कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट क्या कर लिया था, हमारा या तो सी ऑप्शन था या डी ए था। तो इसने जो ए ऑप्शन में क्या है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो कोई फर्क ना पड़े। तो ऑप्शन ए फिर इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डायरेक्टली फिर सही हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, मतलब ये हमारा रिएक्शन और बैकवर्ड आ जाएगा। क्योंकि जब प्रोडक्ट कम होगी तो, मतलब प्रोडक्ट कह रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को जब हम कम करेंगे तो रिएक्शन को बैकवर्ड आना है। क्योंकि अगर हमने ली चिटलर प्रिंसिपल अगर हमें याद हो तो ली चिटलर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन की यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है। तो यहाँ बिल्कुल अपोजिट बात हो रही है कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो इसके बिल्कुल अपोजिट काम होगा कि इक्विलिब्रियम लेफ्ट आएगा। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 30 की तरफ बढ़ते हैं। कंपास, इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि कंसीडर द गिवन आइंस। पहला आइन है NH4 प्लस आइन है, दूसरा है क्लोराइड आइन, थर्ड है OH नेगेटिव आइन। द एडिशन ऑफ NH4Cl इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4OH विल सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ। अच्छा, हमने हमारे पास पहला सिस्टम तो फिर ये NH4OH है, इसको आयनाइज कर देते हैं। क्योंकि इसका एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास जो होगा वो इस तरीके से NH4 प्लस होगा और OH नेगेटिव होगा। और इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये एक वीक बेस है। वीक बेस उसको कहते हैं, या वीक यानी कि ये एक केमिकल है, ये बहुत कम आयनाइज होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं NH4Cl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब ये कम्प्लीटली आयनाइज होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसके अंदर NH4Cl ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब इसी में हम मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर ये NH4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हमारा NH4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब ये है, इस इफेक्ट को हम कॉमन आयन इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि दोनों सब्सटेंस में आप देखें NH4 का आयन कॉमन है। अच्छा, जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि जिस सब्सटेंस की आयनाइजेशन वीक होती है उसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है।
तो उसके जो रिएक्टेंट्स, उसके जो यानी कि कंपोनेंट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो NH4 तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने इसमें NH4Cl डाला है जो कि एक स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब ये जो NH4 है ये इस अपने OH नेगेटिव आयन से कंबाइन होके वापस NH4OH बनाएगा। तो बेसिकली OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड वाला ऑप्शन, यानी कि आयन जो है OH आयन, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा, ये कम हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, द गिवन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ये गैसियस सिस्टम है जिसमें गैसियस नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करता है गैसियस हाइड्रोजन के 3 मोल से, और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस बनती है। इफ द इक्विलिब्रियम वैल्यू कांस्टेंट Kc एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 6 एक्सपोनेंट -2, मतलब ये Kc की वैल्यू गिवन दी गई है आपको, ठीक है। द जनरल गैस इक्वेशन, आर की वैल्यू दी गई है 0.0821 DM³ अच्छा, और इसके बाद उसका यूनिट पूरा दिया गया है। देन द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन विल बी। अच्छा, अगर हमने यहाँ Kp कैलकुलेट करना है तो Kp और Kc के दरमियान एक पर्टिकुलर रिलेशन है जिसका एक फॉर्मूला होता है, जो हम जब कन्वर्जन करते हैं तो उसको साथ साथ पढ़ते हैं। वो कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि Kp इक्वल्स टू Kc मल्टीप्लाई बाय RT पावर डेल्टा एन। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास Kc की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, वो है 6.0 एक्सपोनेंट -2। आर की वैल्यू भी हमें इन्होंने गिवन दे दी है, वो क्या है 0.0821। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है टी। टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए, जबकि हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो सेंटीग्रेड में दिया गया है। केल्विन में क्यों होना चाहिए, अगर आप आर में देखें तो आर में हमारा जो है वो केल्विन यूनिट यूज हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ कि 500 में प्लस करेंगे 273, ताकि ये केल्विन में चेंज हो जाए। चलो मैं इसको करली ब्रैकेट में कर देता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हमारे पास एन क्या है, मोल्स हमारे किसके, प्रोडक्ट के, माइनस मोल्स रिएक्टेंट के। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ हमारे प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 3 + 1 4 मोल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर, फिर क्या होगा, 2 - 4, तो ये जो पावर बनेगी, ये पावर क्या हो जाएगी, 2 - 4 का क्या होता है, -2 हो जाएगी। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, ये पूरी वैल्यू हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर में फीड करनी है, और हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें आंसर क्या देगा, हमें आंसर देगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.49 एक्सपोनेंट -5। तो इस एस्पेक्ट से हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। कंसीडर द गिवन रिएक्शन दैट अकर एट 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पर हमें 2SO2 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, और 2SO3 बन रहा है, और ये एक हमारा एक्सोथर्मिक है इस नेगेटिव एंथैल्पी की वजह से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गिवन रिएक्शन इज इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ SO3 विल। अच्छा, याद रखें कि जब हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आता है, या मतलब क्या होगा कि फिर SO3 जो हमारा प्रोडक्ट है वो कम बनेगी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक सिंपल से ये है, क्योंकि ये हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो ही ऐसे रहा है कि जो हमारा सिस्टम है इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसी को हम अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा करके इसको एनर्जी देना शुरू कर दें, मतलब इसका रिवर्स करना शुरू कर दें, तो जो हमारी प्रोडक्ट एनर्जी रिलीज करके बन रही थी तो उसके रेट में फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फॉर एसिड बेस titration by dissolving 10 gram of NaOH in 100 gram of water. The molality of the solution would be, अगर हमें मोलालिटी का फॉर्मूला याद हो, वो है मोल्स ऑफ
सॉल्यूट। ठीक है, हम उसको डिवाइड करेंगे अ, जो वो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के केजी, मतलब केजी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि मोल्स कैसे निकलते हैं। हमारे पास 10 ग्राम ऑफ NaOH दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो अगर मैं इस 10 ग्राम को मास को डिवाइड कर दूं इसके MR से, NaOH का MR क्या होगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 23 प्लस एक ऑक्सीजन है 16 प्लस वन, ये होगा 40। तो 10 को डिवाइड कर देते हैं 40 से, तो ये मोल आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 1100 ग्राम, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, मास दिया हुआ है वाटर का, और ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 100 ग्राम को मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से। अच्छा, तो इसको अगर हम पहले ऊपर मल्टी डिवीजन कर लेते हैं, 10 डिवाइड बाय 40 हमारा क्या होता है, 0.25। और फिर इसको हम डिवाइड कर, नीचे 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। सिंपल कैलकुलेटर से भी ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन हमारे पास चूंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, और जब हम इसको 0.25 को डिवाइड करेंगे 0.1 से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2.5। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34। अ बेसिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ। सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे पास जो सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होता है। एक मिनट, यहाँ ऑप्शन ए में दे रहा है वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड से सॉल्ट तो बनेगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत है। वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यस, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ सॉल्ट चाहिए होता है, क्योंकि हमें कौन सा बफर बनाना है, बेसिक बफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। इन द गिवन रिएक्शन द रिएक्टेंट जिंक आयन कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ जिंक आयन जो है वो अमोनिया, मतलब NH3 के लॉन पेयर को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, डेटिव बॉन्ड बना रहा है। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम लेविस एसिड कहते हैं। बाय डेफिनेशन ये लेविस एसिड की डेफिनेशन है। और बेसिकली अगर मैं यहाँ साथ में ये भी बता दूं, जैसे यहाँ NH3 है जो कि लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसको लेविस बेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 10, देन द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। हमें pH 10 दी हुई है, तो पहले हम, और हमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो पहले हम POH निकाल लेते हैं, जो कि आएगा 14 माइनस 10, 4 आ जाएगी। तो POH हमारी 4 हो गई। तो H प्लस, इसकी OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का जो हमारा, यानी कि POH का ही फॉर्मूला लगाते हैं, POH इक्वल होगा माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। POH हमें दी हुई है 4, नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव। ये हमारा पहले माइनस का साइन इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। लोगैरिथम अपनी जगह पर ही है अभी फिलहाल। नेक्स्ट हम इस फंक्शन लॉग को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो याद रखें, कोई फंक्शन जब लेफ्ट से राइट जाता है तो वो एंटी या इनवर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग इनवर्स ऑफ -4। हमने विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा एक्सपोनेंट -4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 37। अ सॉल्यूशन शोज अ रीडिंग ऑफ 7.21 ऑन अ pH मीटर, दिस इंडिकेट द सॉल्यूशन इज। अगर हमें याद हो कि 7, एग्जैक्टली 7 pH अगर है तो वो न्यूट्रल है, और 7 से अगर थोड़ी सी भी ज्यादा है तो वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, और थोड़ी स्लाइडली से ज्यादा है तो वो फिर एक वीक बेस होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। 38 में कहा जा रहा है हमारे पास कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए एंड अ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी इज रिप्रेजेंटेड एज। अच्छा, हमारे पास जो इसका रिलेशन है, जो फॉर्मूले के हिसाब से ऑप्शन सी है। कभी भी के प्लस नहीं हो सकते,
और हमने के और के बी की बात की, तो पी के तो ये हो भी नहीं सकता, और ये भी तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ कंपाउंड इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर। ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब भी हम सब्सटेंस को कंबस्ट करते हैं तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर रखा जाता है वहां पर 20 एटमॉस्फेयर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, कंसीडर द गिवन डेटा। यहाँ हमारे पास ये कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, जिसमें 2 NaOH कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट H2O बना रहा है। एंथैल्पी इसकी -89 है। NaHCO3 फिर NaOH से रिएक्ट करके Na2CO3 और H2O, इसकी भी एंथैल्पी दी है। अब हमें ये इस रिएक्शन की एंथैल्पी मालूम करनी है। अच्छा, अब ये एक हमारा एक किस्म का हेसिस लॉ की एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, कि जो हमने हेसिस लॉ में पढ़ा था कि हेसिस लॉ की मदद से हम, अगर हमें किसी भी एंथैल्पी मालूम करनी है वो हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ बहुत आसान है, अगर आप और से देखें तो ये दोनों हमारी गिवन वैल्यूज है। ये है हमारा गिवन, ये भी गिवन है, और रिक्वायर्ड हमारा ये। इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं इस रिएक्टेंट पे फोकस करूंगा। मुझे NaOH चाहिए 1, और ऑलरेडी इसमें हमारा NaOH है और 1 ही है। इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, हमें CO2 चाहिए, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे, वो भी हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, पहले तो मैं ये चीज एनालाइज करूँ। ठीक है। तो पहले मैं ये देखूंगा कि इन दोनों को ऐड करने से मुझे क्या हासिल होगा। क्या मुझे ऐड करने से ये NaOH प्लस CO2 हासिल हो जाएगा? चेक करते हैं। यहाँ ऑलरेडी हमारा 2 NaOH है, और ये रिएक्टेंट साइड पे है, ये भी NaOH है। जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये 3 NaOH हो जाएगा, जबकि हमें 3 NaOH की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें 1 NaOH की रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा सा सिंपली अगर हम समझें तो 2 NaOH को अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब ऊपर वाली इस इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन से माइनस कर दूं, तो मेरा 1 आ सकता है। तो हम ये पहले ट्राई करके देख लेते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करूंगा, तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे जो भी सब्सटेंस हैं जो प्लस में माइनस में हो जाएंगे। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पहला रिएक्टेंट है ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, ये 2 NaOH से 1 NaOH माइनस होके तो 1 NaOH आएगा। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होगा, अच्छा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है CO2 के साथ कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट होने के लिए नहीं है, तो CO2 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, ये जो NaHCO3 है, ये आपका इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि ये माइनस का हो गया। अगर मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दूं, राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इस पे भी अगर हम फोकस करें, तो राइट हैंड साइड के सारे सब्सटेंस, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड साइड पे तो सिर्फ हमारा कुछ था ही नहीं। जो हमने ये जो शिफ्ट किए ये आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, सिर्फ और सिर्फ अगर इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दें, तो -89.08 में से -41, यानी कि ये वैल्यू प्लस की हो गई है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो ऑप्शन बी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ बोर्न हाइपर साइकिल। ठीक है। इसमें है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन आयन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द गैसियस क्लोरीन एटम, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम मेटल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम फ्रॉम डायटोमिक क्लोरीन मॉलिक्यूल। अच्छा, अब इन्होंने क्या सवाल पूछा है, इस पे हम फोकस करते हैं। द एंडोथर्मिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन, अच्छा हमें ये आइडेंटिफाई करना है इन 4 स्टेप में से कि कौन कौन से एंडोथर्मिक है। तो दोबारा से अगर हम पहला वाला रीड करें, द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम सोडियम एंड क्लोराइड आयन, अगर आपको याद हो कि ये इससे लैटिस एंथैल्पी आती है जो कि नेगेटिव होती है, तो ये एक्सो होगा। फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द गैसियस क्लोरीन, अच्छा जब क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो फर्स्ट हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी नेगेटिव होती है, तो ये भी एक्सो होगा। हाँ, अगर हम 3 को देखें, द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम
सॉलिड सोडियम, तो सॉलिड अगर गैस में चेंज हो रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो पहला ये हमारा एंड हो जाएगा। और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम फ्रॉम द डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है तो हमें एनर्जी देनी होगी, तो ये भी एंडोथर्मिक होगा। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन 3 और 4, मतलब जो स्टेटमेंट 3 एंड 4 है वो हमारे एंडोथर्मिक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द आयनिक कंपाउंड डिक्रीज with increase in size of cation or anion. This happens because when the zinc size of the either ion increase, हाँ जब साइज ऑफ द आयंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, देखें। अच्छा, द क्रिस्टल बिकम एन आइसोट्रोपिक, द हैबिट ऑफ द क्रिस्टल चेंज, रिपल्जन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन इंक्रीजेस। हाँ, ऑप्शन सी हमारा हो सकता है, क्योंकि ए और बी टोटली इनरेलीवेंट है, इनका हमारा जो है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनता। अच्छा, अगर एक और पढ़ते हैं, पैकिंग ऑफ अपोजिटली आयन बिकम लेस टाइट, ये ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि जब जितना बड़ा साइज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी और हमारी पैकिंग थोड़ी लूज हो जाएगी, इसी वजह से। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन रिएक्शन 2Fe+3Cl2 2FeCl3। अच्छा, यहाँ पर Fe सॉलिड स्टेट में रिएक्ट करके FeCl3 बना रहा है। अच्छा, अब हमारा ये है कि Fe इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, ये रिडॉक्स रिएक्शन से इसका ताल्लुक है, तो फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ देखें ये Fe फ्री स्टेट में, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट जीरो होगी। और क्लोरीन भी फ्री स्टेट में, तो इसकी भी जीरो होगी। लेकिन जब FeCl3 बनता है तो FeCl3 में Fe की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, और Cl की -1 होती है। तो अब Fe जो है वो 0 से +3 होने का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं, और इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई। तो Fe इज ऑक्सीडाइज, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। चलिए हम ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं, जब Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्लोरीन तो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और Fe इज रिड्यूस, ये भी गलत है, क्योंकि हम ऑलरेडी, और क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, बट Fe शो नो चेंज नहीं, Fe में तो हमने देखा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अच्छा, अ सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब आप इन शॉर्ट ये ले लें कि एक एक ऐसा रिएक्शन जो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअसली बगैर रुके चलता रहेगा, उसको हम स्पॉन्टेनियस की टर्मिनोलॉजी में ऐड कर सकते हैं। वो कब होगा, वो एक ही कंडीशन है कि हमारा ई ऑफ कैथोड जो है वो ग्रेटर हो ई ऑफ एनोड से। उसका सिंपल सा रीजन है कि कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और जब तक ये ई ऑफ ये ज्यादा रहेगा, ये गेन करता रहेगा और ये लूज करता रहेगा। अगर ऐसा ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा और हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं रहेगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हमारा रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इफ ई सेल इज पॉजिटिव। ये बिल्कुल अपोजिट बात है, ई सेल पॉजिटिव उसी वक्त होगा कि वो स्पॉन्टेनियस हो। अ रिएक्शन विल अकर spontaneously under standard condition if E cell is negative। E cell नेगेटिव वैसे हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज सम ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू हाफ रिएक्शन। तो हमारा मतलब हम कभी भी हाफ सेल रिएक्शंस को क्या ऐड करते हैं, ये भी गलत है। इसके बाद द मेजर्ड सेल पोटेंशियल डिपेंड स्ट्रांगली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। हाँ, ये सही है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने से हमारा सेल पोटेंशियल चेंज होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द चार्ज 9650 कूलम इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्यू की वैल्यू हमें दी गई है 9650 is passed through the electrolyte. This indicate that the amount of chlorine gas liberated at anode will be। अच्छा, हमें मास कैलकुलेट करना है क्लोरीन गैस का। हमारा फॉर्मूला है m बराबर है ZQ। Z कैसे कैलकुलेट होगा, हमारा इक्विवेलेंट मास होना चाहिए क्लोरीन का। हमारे पास अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लेता हूँ 35.5, या एक सिंगल एटॉमिक में लेता हूँ, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 होती है।
सॉरी -1 होती है यार, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, 1 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 96500 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा z होगा। तो बस इसी वैल्यू को अगर मैं q की वैल्यू से 9650 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डायरेक्टली हमारे पास मास, मतलब इसको मैं मास कह देता हूँ, मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बनता है। Next question, question number 46. During the electrolysis of molten sodium chloride, a charge of 9650 coulomb is passed through the electrolytic cell. This indicate that the amount of chlorine gas Cl2 liberated at an anode will be। अच्छा, अगर हमें इसका एनोड का रिएक्शन पता हो, मतलब क्लोरीन क्लोराइड के आयन बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और वैसे अगर मैं यहाँ देखूं कि एक क्लोराइड आयन और एक एटॉमिक क्लोरीन बनाएगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दो Cl2 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसको अगर मैं Cl2 कहता हूँ, तो हर चीज़ मेरी डबल हो जाएगी, दो क्लोराइड के आयन हो जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हमारी एनोड की रिएक्शन होगा इसका, जो हमें ये बताएगा कि इसमें टोटल, यानी कि अगर पूरा क्लोरीन गैस डिपॉजिट होना है, तो कितना टोटल चार्ज ये इसको रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने रिमेनिंग पार्ट की तरफ। हमें असल में कैलकुलेट क्या करना है कि हमारा मास कितना डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है जब हमारा 9650 कूलम चार्ज। तो फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मास बराबर होता है Z मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू तो हमें गिवन दिया हुआ है। जेड कैसे कैलकुलेट होता है? जेड को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका मास लेते हैं। इसका Cl2 का जो हमारा मास है, वो अगर एक क्लोरीन का मास 35.5 है, तो डबल का हो जाएगा 71, और उसको डिवाइड करते हैं उसकी वैलेंसी से। अच्छा, अब अगर यहाँ हम देखें कि हम एक क्लोरीन की बात नहीं कर रहे, एक क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, तो टोटल हमारा, और प्लस हम बल्कि इक्वेशन में देखते हैं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। और लास्ट में हम इसी वैल्यू को, मतलब इस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। इस इक्विवेलेंट मास को हम डिवाइड करते हैं 96,500, जो कि फेरेडे का कैलकुलेटेड वैल्यू है कि एक मोल सब्सटेंस को कितने चार्जेस चाहिए होते हैं। ये डायरेक्ट एक वैल्यू है। अच्छा, ये हमारा Z हो गया, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9650, ये Q की वैल्यू हो गई। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3.55 ग्राम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज सीजियम CS2O में ऑक्सीडेशन। अच्छा, सीजियम कौन से ग्रुप से ताल्लुक है? ग्रुप 1 से। तो इस वक्त इसकी ग्रुप 1 में दो सीजियम है यहाँ पर, हाँ, तो दो +2, तो +2 को बैलेंस करने के लिए -2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 48, in which of the following oxidation state does the manganese containing compound act as an oxidizing agent only? अच्छा, मतलब वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जिसमें मैग्नीज के जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बहुत ही कॉमन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैग्नीज का KMnO4, अगर आपको याद हो तो। उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, 4 ऑक्सीजन की वजह से -8, और तो यहाँ मैग्नीज की +7 है। तो जब मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑल ऑफ द गिवन बायोलॉजिकल प्रोसेस आर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एक्सेप्ट डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमारे पास डाइजेशन में मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और स्मॉलर मॉलिक्यूल में, तो बेसिकली वो फ्री स्टेट में आ रहे होते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लाजमी चेंज होती होगी। रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन बेसिकली ऐड या रिमूव हो रही होती है, तो उसमें भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। सर्कुलेशन में सिर्फ एक चीज मूव हो रही है, तो बज़ाहिर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हम डी भी चेक करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में भी अगर आपको याद हो, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट बेसिकली इसको कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो उसमें भी ये भी एक किस्म का रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हमारी फ्री स्टेट में जा रही है। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 50। द गिवन फिगर शो Zn+2 Zn का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपको यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट दिया हुआ है। फिर 10 Sn+2 और Sn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.14 दिया हुआ है। ठीक है, ये एक डायग्राम बनी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन एट एनोड एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, सवाल ये पता होता है कि पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एनोड है कौन सा। एनोड वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो। ये चले मैं इस तरह से कहता हूँ, कैथोड से हमें याद होता है, तो कैथोड वो होता है जिसकी रिडक्शन की पोटेंशियल की ज्यादा हो। अगर आप -0.14 देखें तो कंपेरेटिवली ये वैल्यू -0.14 -0.76 से ज्यादा है, तो ये हमारा है कैथोड। मतलब ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, और एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से Sn की तरफ होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जिंक का जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होगा। तो जिंक इज ऑक्सीडाइज। तो हमारा ऑप्शन जो हमें क्लियरली नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में ही सिर्फ जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए हम ये भी देख लेते हैं, और इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा लेफ्ट से राइट जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है।